सारे लोग ये कहना चाहते हैं, बल्कि कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान को तो गोली लगी ही नहीं। क्या इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च मोमेंटम पकड़ पाएगा अगर वो खुद कंटेनर पे मौजूद ना हो? पाकिस्तानी सियासत में एक रिवाज है कि आपने मुखालिफ की अच्छी चीज को भी अच्छा नहीं कहना। खान साहब अगर खुद कंटेनर पे मौजूद हो तो बिल्कुल मोमेंटम वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। ज्यादा जोश, ज्यादा जील, ज्यादा हिम्मत। अगर वकला साथ शामिल होते हैं तो कुव्वत दुगनी हो जाती है, क्योंकि ये कानून को जानते हैं, फिर जुडिशल एक पावर है। आप देखेंगे कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें वकला बिल्कुल पासा पलट देंगे और एक पर्चा तक तो करवा नहीं पा रहे। लोगों के अंदर वो गुस्सा इस हद तक ना बढ़ाया जाए कि वो बिल्कुल काबू में न रहे। मुझे तो नजर ये आता है अब इमरान खान नहीं है तो आपको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगता है आपकी पार्टी कर पाएगी? लोगों को समझ आ गई कि इमरान खान का विजन क्या था और ये हकीकी आज़ादी किसकी आज़ादी है। पहले लोग समझते थे कि शायद इमरान खान इक़्तिदार से चले गए तो वो इक़्तिदार में वापस आने के लिए कोई आज़ादी की बात कर रहे हैं। 11 लोगों को गोलियां लगी हैं, एक शहादत हुई है, खुद उनके जिस्म में 4 गोलियां लगी हैं। दिन दिहाड़े यहाँ हजारों लोग गवाह हैं और वो अपनी मर्जी का शिकायत है वो दर्ज ही नहीं करा सकते इस पाकिस्तान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम बोल्ड न्यूज़ पे देख रहे हैं और मैं इमरान रियाज खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाता हूँ ताकि हम बराह रास्त बातचीत का आगाज़ करें। हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब हैं, सीनियर वकील रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और सीनियर पॉलिटिशियन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। शेख वकास अकरम साहब आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आपका तज्ज़िया हम पहले भी सुनते रहते हैं। मैं सबसे पहले शेख वकास अकरम साहब के पास चला जाता हूँ। शेख साहब, फैसला किया इमरान खान साहब ने कि मंगल वाले दिन दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए आएंगे, लेकिन एक और चीज़ जो हमने नोट की इस बीच में वो ये कि पहले दिन जब इमरान खान साहब को गोली लगी तो सब लोग मजम्मत कर रहे थे, दूसरे दिन थोड़ा सा मौक़िफ़ बदला, तीसरे दिन कुछ और अब ऐसा लगता है कि सारे लोग ये कहना चाहते हैं, बल्कि कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान को तो गोली लगी ही नहीं, बल्कि इमरान खान साहब तो ज़ख्मी भी नहीं हुए। अब ये इन चीज़ों के साथ क्या पब्लिक की ओपिनियन को बनाया जा सकेगा? क्योंकि उनको गोली लगी है बाकायदा पब्लिक के बीच में, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे, लोगों की बहुत बड़ी तादाद के सामने वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन एक नया प्रोपेगेंडा अब शुरू किया जा रहा है। एक तो इसके बारे में बताइए और दूसरा बताइए कि क्या इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च दोबारा मंगल वाले दिन से मोमेंटम पकड़ पाएगा अगर वो खुद कंटेनर पे मौजूद ना हो और उनके साथियों को लीड करना पड़े? शेख साहब। इमरान भाई, आपने जो पहला सवाल किया मैं डायरेक्टली उसकी तरफ आऊंगा और वो ये है कि ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई है कि शायद खान साहब को गोली लगी ही नहीं और शायद ये ड्रामा है और शायद ये स्टेज किया गया है, पहले दिन मुज़म्मतें होती रही। मैं ये समझता हूँ कि लियाकत अली खान के कत्ल से लेके आप जनरल ज़ियाउल हक तक आ जाएं और जनरल ज़ियाउल हक से लेके आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक आ जाएं, आज भी आपको ऐसे पॉकेट्स और ऐसे लोग मिलते हैं इस मुल्क के अंदर जो उसके अंदर भी कॉन्स्पिरेसी तलाश करते हैं और उनकी काउंटर कहानियां भी मौजूद हैं और वो कौम को सुनाते हैं कि जी मोहतरमा का मर्डर कैसे हुआ, ज़ियाउल हक के जहाज में कैसे पेटियां रखी गई, कैसे निकाली गई, लियाकत अली खान वाले। तो ये इस मुल्क की सियासी तारीख का हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि ये पूरी दुनिया के सामने हुआ है और वहाँ खान साहब को शौकत खानम इसलिए ले जाया गया कि आसपास के जो इदारे थे और आसपास के जो इंस्टीट्यूशन थे उनके ऊपर किसी को एतबार कोई नहीं था। इसलिए एतबार कोई नहीं था कि जब लीडर इतनी कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ हो और रोज मुख्तलिफ बयान आ रहे हो, खुदशात आ रहे हो, तो जो उसके बाद बी टीम होती है, खुदा न खास्ता लीडर को कुछ हो जाए तो उनका यही ऑब्जेक्टिव होता है कि ऐसी जगह पे जाया जाए जहाँ पे वो ज्यादा सेफ महसूस होते हैं। तो अपने अस्पताल तो ज्यादा सेफ और कोई जगह नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाकया हुआ है, सारी दुनिया के सामने हुआ है। ये पाकिस्तानी सियासत में एक रिवाज है कि आपने मुखालिफ की अच्छी चीज को भी अच्छा नहीं कहना है, आपने मुखालिफ की हर चीज को बुराई कहना है और खसूसन उस वक्त जिस वक्त मुखालिफ की सियासी बंदूकों का रुख जो है वो आपकी तरफ हो और आप पसवा होते हुए नजर आ रहे हो।
तो ये मैं समझता हूं कि ये इसी तरह रहेगा, ये इल्जामात लगते रहेंगे, पीटीआई को उसका जवाब देते रहना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली साथ साथ लोगों को मुतमिन करना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो दूसरा सवाल आपने किया उसका मैं आपको जवाब मेरे तज्जिए के मुताबिक जो आपने कहा कि वो जो लॉन्ग मार्च है जिस जगह पे खान साहब को गोली लगी, क्या वहां से शुरू होगा मंगल को तो मोमेंटम पकड़ सकेगा? उसमें मैं वाजे बता दूं कि खान साहब अगर खुद कंटेनर पे मौजूद हों तो बिल्कुल मोमेंटम वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। ज्यादा जोश, ज्यादा झील, ज्यादा हिम्मत, ज्यादा जज्बे के साथ लोग आएंगे। लेकिन ना लोग यहाँ ये भी कंट्रोवर्सीज बना रहे थे इमरान भाई कि जी उतने बंदे नहीं निकले जदों खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी जितने निकलने चाहिए सन। वो इनको शायद लॉन्ग मार्च की स्ट्रैटेजी से लोगों को समझ कोई नहीं आई, और बहुत से लोग हैं जो अपनी इस्तात और अपने हिसाब के मुताबिक लॉन्ग मार्च पे पहुंचते हैं। कुछ ने सोचा कि हम गुजरावाला में ज्वाइन करेंगे, कुछ ने सोचा कि हम जेलम में ज्वाइन करेंगे, कुछ जिलों को बाकायदा डेट्स दी कि इन्होंने फला तारीख को जाना है, और कुछ लोग जो हैं पीछे दुआ करते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि अगर वो लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं हुए तो इमरान खान के साथ नहीं है, वो नून लीग के साथ हो गए हैं। तो बिल्कुल अगर खान साहब वहां मौजूद हों कंटेनर के ऊपर तो मोमेंटम बिल्कुल पकड़ेगा, वो रफ्तार भी होगी और प्रेशर भी होगा हुकूमत पे। मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए ना, अगर लोग घरों में रहें, इमरान भाई, इमरान खान ने बहुत अच्छा फैसला किया कि लॉन्ग मार्च को रिज्यूम करने का, क्योंकि अगर लोग घरों में रहें तो लोगों को कोई हुकूमत के लिए कोई प्रेशर नहीं होता। लोग जब घरों से बाहर आ जाएं तो फिर टर्माइल और कैओस का डर होता है, और उस डर की वजह से हुकूमतें जो है वो प्रेशर में आती हैं। तो लोगों का वापस सड़कों पे आना, इस लॉन्ग मार्च का रिज्यूम होना, ये बड़ा टाइमली और बड़ा वाइजली डिसीजन है। और मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब खुद आएंगे तो क्या ही बात होगी, मगर अगर उनकी जो है बी टीम कह लें या दूसरी क़यादत कह लें वो सामने आएगी तो लॉन्ग मार्च तो फिर भी चल पड़ेगा किसी न किसी तरफ। मगर बहरहाल इमरान खान के होने में और दूसरों के होने में फर्क है, और जमीन आसमान का फर्क है। आरिफ चौधरी साहब, वकला रहनुमा और वकला में जो है वो कभी भी पाकिस्तान में कोई भी तहरीक चली है, अगर वकला साथ शामिल होते हैं तो कुव्वत दुगनी हो जाती है, क्योंकि ये कानून को जानते हैं, फिर जुडिशल एक पावर है वो इनके साथ होती है, और वकला जिस तरीके से जोश के साथ हिस्सा लेते हैं और उनके अंदर खौफ भी उस तरीके से नहीं होता जैसे आम सिविल सोसाइटी के अंदर या बाकी वर्कर्स में होता है। तो वकला इस तहरीक को कब ज्वाइन करेंगे और क्या करेंगे या नहीं करेंगे? बहुत शुक्रिया इमरान रियाज साहब। वकला इस तहरीक को ज्वाइन कर चुके हैं, और इसमें आपने देखा होगा, आप ही के प्रोग्राम में बहुत अर्सा पहले मैंने ये बात की थी अपनी वकल तंजीमों के बारे में कि जो हुकूमत के हाथ में खेल रही थी उस वक्त, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल। तो मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था और बहुत सारे प्रोग्रामों में भी ये बात की थी मैंने वाज़े तौर पर कि ये वक्त तब्दील हो गया है, और लोग आप देखेंगे कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें वकला बिल्कुल पासा पलट देंगे। और आपने शायद महसूस किया हो और आपको यकीनन पता होगा कि इस वक्त वकला की तंजीमें जो हैं वो, ये आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाब जो हुआ है इसमें वो लोग मुंतखब हुए हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और जमहूरियत के साथ हैं, और उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो इमरान। लेकिन आरिफ चौधरी साहब एक पर्चा तक तो करवा नहीं पा रहे, यानी नहीं, ये एक मुकदमा होना तो एक कानूनी बातें तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, एक मुकदमा तक तो हो नहीं पा रहा पंजाब में। परवेज इलाही साहब को भी एतराज है, IG को भी एतराज है, अब आपके सामने ही है। ये मुकदमा दर्ज कराना जो है, ये आपको भी मालूम है कि बुनियादी तौर पर FIR जो है वो सेक्शन 154 CRPC के तहत होती है। कोई शख्स भी जो बयान देता है किसी वकूए के बारे में जो उसके साथ हुआ है, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी डिलिबरेशन के और कंसल्टेशन के, उसे उसी तरह लिख दिया जाता है और उसे FIR कहा जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद उसमें तफ्तीश होती है। अब पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा, पहले भी एक वकील साहब ने कहा था, एक शख्स और उसके मुकाबले में बाकी सब लोगों का कहा था। तो अब मामला यह है कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे लोगों को पहले मालूम नहीं थी, अब किसी ना किसी तरीके से वो बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही हैं कि यहाँ FIR दर्ज कराना भी, चाहे वो आदमी प्राइम मिनिस्टर रहा हो इस मुल्क का और वो खुद मौत के मुंह से निकला और उसके साथ कोई दुनिया के सब के सामने कोई शहादत भी हो गई हो और कुछ लोग जख्मी भी हो 13-14, इसके बावजूद
वो FIR उसकी नहीं लिखी जा सकती और बाबस के हुकूमत भी उसी की पार्टी की हो, क्योंकि मामलात ये जो पहले लोगों को नहीं समझ आते थे अब ज्यादा समझ आ रहे हैं। और इसी वजह से मेरी राय ये है कि इससे पहले कि बहुत ज्यादा पानी पुलों से गुजर जाए, कोशिश ये करनी चाहिए कि ये ज्यादा लोगों को इस तरह की चीजें इतनी ज्यादा समझ ना आए, क्योंकि चीजें जब समझ आना शुरू होती हैं तो फिर बोतल जिन से बाहर निकल जाता है और इसको काबू करना किसी के बस की बात नहीं है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो दुनिया का कोई मुल्क हो, और उसमें कितनी बड़ी ताकत हो लोगों के पास, कितना जबर किया जाए और लोगों को कितनी उनकी आवाज बंद कर दी जाए, यकीन माने ये किसी के इख्तियार की बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन चीजों को उसी तरह चलना चाहिए, नॉर्मल तरीके से चलना चाहिए और लोगों के अंदर गम और गुस्सा इस हद तक ना बढ़ाया जाए कि वो बिल्कुल यानी आपके काबू में ना रहे। मुझे तो नजर ये आता है इसमें वकला यकीनन अपना रोल प्ले करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये होगी कि FIR दर्ज हो और उसकी तफ्तीश हो, और तफ्तीश में हो सकता है कि जो इमरान खान का मौकफ है वो दुरुस्त साबित ना हो। लेकिन ना आरिफ चौधरी साहब, FIR का एक ही बंदे का मामला है ना, बहुत ही फजूल जैसे नाम है, एक वजीर आज़म है और एक वजीर दाखिला है, उनकी कोई औकात नहीं है, उन पे तो FIR हो सकती है। मामला तो एक बड़े नाम के ऊपर आकर रुक गया है। देखिए उस बड़े नाम का इसलिए दर्ज होना जरूरी है कि अगर फर्ज करो वो नहीं है इसमें, तो इससे उनका क्लियर होना जरूरी है। और इसका फायदा आपको याद होगा कि ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब के केस में सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि उस वक्त उस केस को दर्ज कर दिया गया और उसकी तफ्तीश करके उसे दफ्तर दाखिल नहीं किया गया, वो केस उसी तरह चला रहा। आज इनके पास तो ये मौका है कि केस दर्ज होने के बाद तफ्तीश वही कुव्वतें हैं जिनके पास ताकत है, और तफ्तीश किसने करनी है उस FIR की? उन्हीं लोगों ने जो आज खौफ के मारे बिल्कुल कांप रहे हैं, कभी बिजली चली जाती है, कभी वो कहते हैं कि जनाब हमें ऊपर से हुक्म है, तो तफ्तीश भी इन्हीं के पास होगी, क्योंकि इसकी तफ्तीश सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकती। ये तो बातें अजीबो गरीब हो रही हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच करेगा, क्योंकि केस की तफ्तीश जो है वो वही इदारे करेंगे जिनके पास ये जो तफ्तीशी इदारे हैं, तो इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं है और सबका फायदा इसलिए है कि बजाय इस। हाँ जी ठीक है, मैं जरा सदाकत भाई साहब बोलूँ। सदाकत भाई साहब, अब जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की और उस लीडरशिप की है जो इमरान खान साहब पे इन्हिसार करती है हमेशा, यानी इमरान खान साहब और पब्लिक, इन दोनों का ही ऐसा लगता है कि इंटरेक्शन होता है। नॉर्मली हमने देखा नहीं है कि इमरान खान साहब के बाद पब्लिक किसी को रिस्पॉन्ड कर रही हो आपकी पार्टी में, तो फिर कैसे इसको मैनेज करेंगे? और उसके लिए अब आपको वो प्लानिंग करनी पड़ेगी जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं कि इतने इतने बंदे लेकर आओ, इस तरीके से आओ, फलां इतने बंदे निकालेगा, टिकट होल्डर ने क्या करना है, ओहदेदार ने क्या करना है। इन जिम्मेदारियों से आप हमेशा बरी रहे जब तक इमरान खान खुद कंटेनर पे या जलसागाह में आते रहे। आपको पता था इमरान खान ने आना है, सारी दुनिया ने आ जाना है। अब इमरान खान नहीं है तो आपको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगता है आपकी पार्टी कर पाएगी? जी इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने सही पहलू पकड़ा है। दो बातें हैं, एक जब इमरान खान साहब का जलसा होता है उसमें कारकुनों का और आवाम का मुख्तलिफ होता है। जलसे में ज़रा लोगों का होता है कि उसमें एक जगह बैठ के या खड़े होकर जलसा सुनना है, उसका मिजाज ज़रा मुख्तलिफ है। जो प्रोटेस्ट होती है, जो मूविंग प्रोटेस्ट होती हैं, या जो किसी जगह पे पुलिस से कभी इंगेज भी करना पड़ जाता है, उसमें हमारी जो आवाम का रिस्पॉन्स है वो कम होता है और लिहाजा मेरे जैसे लोगों को फिर बंदे निकालने पड़ते हैं और वो जो हमारे कमिटेड लोग हैं उनको लाना होता है और उनके लिए लाने के लिए बंदोबस्त होता है। अब बिल्कुल ठीक है जो चौधरी साहब बात कर रहे थे, मैं उसी बात पे ये बात करूँगा कि शायद ये हकीकी आज़ादी जब इमरान खान साहब ने शुरू की थी तो हमें तो समझ थी क्योंकि हम उनके साथ रहते, लेकिन आवाम को, मीडिया के लोगों को, शायद वकला को और एक ख़ास बड़ी तादाद को शायद इसकी उतनी समझ ना आई हो जितनी इस निज़ाम ने अपने आप को पिछले 6 महीने में, रियासती निज़ाम ने अपने आप को बराना किया, बेनकाब किया। तो लोगों को समझ आ गई कि इमरान खान का विज़न क्या था और ये हकीकी आज़ादी किसकी आज़ादी है। पहले लोग समझते थे कि शायद इमरान खान इक़्तिदार से चले गए तो वो इक़्तिदार में वापस आने के लिए कोई आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ आ गई कि इस मुल्क में जो इमरान खान वज़ीर आज़म है, आज वो अपने ख़िलाफ़ 11 लोगों को गोलियां लगी हैं, एक शहादत हुई है, खुद उनके जिस्म में 4 गोलियां लगी हैं, दिन दिहाड़े जहां हज़ारों लोग गवाह हैं,
और वो अपनी मर्जी का, अपनी रजा, अपनी जो उनका शिकायत है वो दर्ज नहीं करा सकते इस पाकिस्तान में। तो इमरान साहब, ये खाली कोई सियासी आज़ादी की बात नहीं है, ये कोई बैरूनी तसल्लुत से आज़ादी की बात नहीं है। यकीन माने ये शहरी हकूक़ की बात है, सिविल राइट्स की बात है, इंसानी हकूक़ की बात है, सियासी हकूक़ की बात है, सहाफ़ती हकूक़ की बात है। ये जो जद्दोजहद है, इसके लिए मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, कोई रह नहीं गया जिसको ये समझना आई हो ये सारी गेम क्या है। पिछले दौरे हुकूमत में, जब आपके दौरे हुकूमत में अफसार आलम को गोली लगी थी, तो बहुत ताकतवर लोगों ने हमारे दिमाग में ये डालने की कोशिश की, बहुत सारे सहाफ़ियों के, उसमें मैं भी शामिल हूँ, दिमाग में ये डालने की कोशिश की अफसार आलम को तो गोली नहीं लगी है, तो ड्रामा कर रहा है। लेकिन मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। मैंने इस मामले की मजम्मत भी की और इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई। आज भी ऐसा लगता है कि लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को तो गोली लगी ही नहीं। और अब इस मरतबा शायद वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं, जो अफसार आलम की दफ़ा ये कह रहे थे हमें, अब शायद वो दोबारा दूसरे लोगों को कह रहे हैं। तो कुछ हद तक लोग इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। क्या इमरान खान को अपने जख्म दिखाने चाहिए कि ये गोलियां लगी? नहीं इमरान, मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ, आप और मैं एक ही बात कर रहे हैं कि शायद जब ये तहरीक शुरू हुई थी तो ये बहुत सारी चीज़ें बेनकाब नहीं हुई थी। अब आप कह दें इमरान खान ने जो पहले कहा था कि मुझे मारा जाएगा, वो भी इमरान खान बहाना बना रहे थे। इमरान खान ने कहा था कि मेरे ऊपर जो प्लान हुआ है उसमें मजहबी इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम लगा के, तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के मेरे पे हमला होगा। आप कह रहे हैं वो भी बहाना था। इमरान खान जो दिन दिहाड़े गोलियां लगी हैं, वो भी, ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अरशद शरीफ को जो धमकियाँ आ रही थी वो भी बहाना था। जो उसके बाद FIR हुई उनके कोई 15-20, वो भी बहाना था। उनको बाहर दिया गया, वो भी बहाना था। तो मेरा ख्याल है कि एक आम आदमी, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, किसी भी सूबे या किसी भी फिक्र से हो, उसको ये बात बड़ी खुल के समझ आ गई है। अभी जो आज़म स्वाति वाला वाक़या हुआ है, मैं बड़ा दुख से कहता हूँ कि बिल्कुल आज़म स्वाति साहब इसमें बरहना नहीं हुए। इमरान रियाज आज़म स्वाति जैसा 75 साल आदमी और उनकी जो अहलिया हैं, जो बेचारी शायद किसी ने बात देखी भी नहीं होंगी, और मुझे भी बात करते हुए मैं जज्बाती हो रहा हूँ। इस ला इलाहा इल्लल्लाह के बने में मुल्क पे आज हमारे जो है उनकी वीडियोस मार्केटों में ले जाई जा रही हैं। तो ये मैं कहता हूँ ये आज़म स्वाति बरना नहीं हुआ, ये मेरी रियासत का निज़ाम बरना हुआ कि हम कहाँ किधर चले गए हैं और अपनी छोटी छोटी अनाओं के लिए हम किस हद तक गिरते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी इमरान खान का पैगाम, आपका पैगाम, मेरा पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि इस मुल्क को अब सही मानों में एक डगर पे चलाने की ज़रूरत है। और लोगों की जहाँ इज़्ज़तें, उनकी ख़ानदानी जो उनकी हुर्मतें हैं, वो अगर इस तरह बाज़ारों में, और वो इल्ज़ाम लगे कि इसमें निज़ाम इन्वॉल्व है, एक बंदे को अपनी बात मनाने के लिए उसके बेडरूम तक कैमरे और ऑडियोज़ और वीडियोज़ पहुँच गई हैं, तो ये आप और मैं ये नहीं कर सकते। सबको पता है ये करने की कैपेसिटी किसकी है, सबको पता है इसके करने का मकसद क्या है, कि डराओ, धमकाओ और लोगों को भेड़ बकरियों की तरह उनको एक वो क्या होता है पंजाबी में, किले से बांध के रखो। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ समझ आ गई है, चाहे लोग कम निकलें या ज़्यादा निकलें, लेकिन लोग समझ चुके हैं और लोग इस नज़रिए के साथ खड़े हो चुके हैं। आप देखिएगा कि मैं अब बहुत बड़ा दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन इमरान खान ने रावलपिंडी आना है, तो मैं, पिंडी शहर मेरा ज़िला पिंडी है, मैं जहाँ का MNA हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि लोगों की एंगर क्या है। 2 दिन से मैं आपको वीडियोस भेजूंगा। आप कहते हैं कि प्रोटेस्ट नहीं होती, मैं आपको प्रोग्राम के बाद वीडियोस भेजूंगा, कभी मौका हो तो दिखाइएगा कि कितनी लोग, किस तरह लोग, देहातों के लोग निकल रहे हैं। तो ये अब एक लिहाज से जुल्म की जब इंतहा होती है तो खुद ब खुद सुबह होती है, और ये मुझे बिल्कुल टनल के एंड पे बड़ी रोशनी नजर आ रही है, बड़ी उम्मीद। चले, मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक से पहले मुझे हमलावर पर अभी बयान आ जाएगा कुछ देर में कि हमलावर बेचारा नमाज पढ़ने जा रहा था, कंटेनर से उसको गंदे इशारे किए गए और उसने कहा कि आप लोग भी नमाज पढ़ने आए। इतने में इब्तिसाम नामी आदमी जो है उसने गोलियां चलाई हमलावर के ऊपर। हमलावर बच गया, गोलियां मुआवजाना तौर पे किसी और जगह पे जा रही थी, इमरान खान साहब ने गोलियों के आगे अपनी टांग कर दी और इस तरह उनको गोलियां लग गई। अब यही बयान रह गया है जो दिया जा सकता है, इसके अलावा तो और कोई गुंजाइश नहीं। और ऐसा हीरो बनाकर पेश किया है, यानी पूरी कोशिश की जा रही है कि जिस शख्स ने इमरान खान पे गोलियां चलाई उनको पाकिस्तान के इदारे किसी तरह सदारती अवार्ड दिलवा दें।
पूरी कोशिश की जा रही है उसको हीरो बनाने की। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बातचीत कर रहे थे इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले के हवाले से, और ये लॉन्ग मार्च शायद पाकिस्तान की तारीख का शायद क्या यकीनी तौर पे सबसे लंबा लॉन्ग मार्च बन जाएगा। इतनी ज़्यादा मुद्दत तक कभी पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च नहीं हुआ। अब सवालात जो अगले हैं कि एक डेडलॉक है पाकिस्तान में। परवेज़ इलाही साहब ने गालिबन DHA में एक शख्सियत से जिनका सियासत से और इस्टेब्लिशमेंट से कहीं से कोई ऐसा डायरेक्ट ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन एक रिश्तेदारी है उनकी एक बहुत बड़े आदमी से, उनसे परवेज़ इलाही साहब ने जुम्मे वाले दिन भी मुलाकात की, कई घंटे डिफेंस लाहौर में, बड़ी तफसील के साथ, क्योंकि यहाँ पे रिश्तेदारों का बड़ा किरदार रहता है और उनका किरदार, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ पे रहता है। तो क्या वकास अकरम साहब अभी भी कई पाकिस्तान के इदारे इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन, कोई बातचीत, कोई इंतखाबात, कोई आगे बढ़ने के मूड में है, या वो जो डिस्प्लेयर एक शो किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के DG ISI ने और DG ISPR ने, यानी उनके रवैये से, उनके जवाबों से ये लगा कि इमरान खान से वो लोग खुश नहीं हैं, या वो कंटिन्यू करेगा आपके ख्याल में? मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय समझे या मेरा तजिया समझे खान साहब, बात ये है कि पाकिस्तान के इदारे तो हर वक्त चाहते हैं कि सिचुएशन जो है वो टर्मोइल की तरफ ना जाए और केओस की तरफ ना जाए, नो मैटर व्हाट। इदारे यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम रहे, और उसके लिए वो हर हुकूमत से एंगेज करते हैं, हुकूमतों को लाते भी हैं, हुकूमतें आती भी हैं। ये इल्ज़ाम खान साहब की हुकूमत पे भी लगते रहे, मगर इसके बावजूद उस वक्त भी जब खान साहब और फौज और इदारे एक पेज पे नजर आते थे, खान साहब भी कहते थे और फौज भी कहती थी कि हम एक पेज पे हैं, उस वक्त भी नून लीग के साथ एक एंगेजमेंट होती थी, ऑपोजिशन के साथ, जरदारी के साथ हमेशा एंगेजमेंट रहती है इदारों की, गवर्नमेंट के साथ भी, ऑपोजिशन के साथ भी, और उसका मकसद बज़ाहिर यही नजर आता है कि मुल्क में जो है वो किसी किस्म का डिसबैलेंस ना हो। मैं ये समझता हूँ, आपके सवाल का डायरेक्टली जवाब, लेकिन ऐसी नापसंदीदगी का इजहार कभी नहीं किया गया नवाज शरीफ साहब के और जरदारी साहब के स्टेटमेंट्स पे। एक्चुअली इस तरह खुल के कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या उनकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से इदारों पे भी खुल के इस तरीके से कभी तनकीद नहीं की गई थी। तो ऑब्वियसली माहौल तब्दील होता है तो रिएक्शन भी तब्दील हो जाते हैं, और फिर उनके जो है बिहेवियर भी तब्दील हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मौसम, वक्त और उस जिद्दत के हिसाब से चीजें, सियासी एक्टिविस्ट जो हैं, सोशल वर्कर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स, उनकी तरफ से भी और इदारों की तरफ से भी रिएक्शंस ऑब्वियसली वो चेंज हुए हैं टाइम के साथ साथ। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप उसको उस नहज पे देखें तो वो उसी तरह बनता था। मगर जो आपके सवाल का असल जवाब जो है वो ये, मैं ये समझता हूँ कि आज भी सिचुएशन डिफ्यूज करने के लिए बिल्कुल वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है वो डिफ्यूज हो जाए, कहीं ना कहीं इसका हल निकल आए, कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकल आए। मगर हर इदारा या हर पॉलिटिकल पार्टी, इमरान भाई, अब आप जानते हैं हमारी तो दुआएं और मोहब्बतें खान साहब के साथ हैं, हर इदारा और हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि उसकी फेस से, वो पंजाबी कहते हैं, कख भी रह जाए। हमेशा जब भी आप किसी से लड़ें, इतना रास्ता जरूर छोड़ें कि जब कोई रास्ता निकलने की बात हो तो बंदे ने कख रह जाए। और वो कख वो इदारे किसी पार्टी के रखें या पार्टी किसी इदारे का रखे, वो कख जरूर रहने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये लड़ाई तो कल मुक जाएगी, आज नहीं तो कल एंड तो होना ही है जी। लॉन्ग मार्च के बाद अल्लाह करे कि इमरान खान को जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मिले, हमारी दुआ है। नहीं, अगर बहुत भी होल्ड करेंगे तो अभी इलेक्शन में मैक्सिमम 1 साल रह गया, 1 साल से भी कम अरसा रह गया है। इलेक्शन अपने टाइम पे भी हो जाए तो होना तो है इस मुल्क में, बिल्कुल होना है, बिल्कुल होना है, मगर उससे पहले सिचुएशन अगर कूल डाउन हो जाए तो वो बेहतर होगा। मैं आपको देखें ना, क्या रास्ते हैं हुकूमत के जाने के, या तो असेंबली डिसॉल्व हो जाए, या इस मुल्क में मार्शल लॉ आ जाए, या अदम एतमाद हो जाए, या चौथी सूरत वो ये बनती है कि इस वक्त हुकूमत का कोई एक बड़ा इत्तेहादी उसको छोड़ जाए और हुकूमत की कहानी खत्म हो जाए। मगर इस सब में 2 ही चीजें अहम हैं, एक खुद हुकूमत और दूसरी आपकी इस्टेब्लिशमेंट। अब हुकूमत तो बिल्कुल इस वक्त इररेलेवेंट है, मैं तो समझता हूँ हुकूमत नामी चीज ही कोई नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो कि खान साहब भी कह चुके हैं कि हम फौज से या इदारों से नहीं लड़ना चाहते हैं, आपको पता है, बार बार कह चुके हैं
मगर बज़ाहिर अब एक ऐसी इंप्रेशन फिजा पैदा हो गई है और वो रवैये और वो जो बयानात है उनमें कड़वाहट से ये लगता है कि जैसे ये दो घर आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक दूसरे के कख रखते हुए वो ये चाहते हैं कि ये सिचुएशन डिफ्यूज हो जाए। मगर अब किसी, वो कहते हैं ना, कोई समझदार आदमी बैठे तो वो कोई ऐसा हल निकाले जिसमें खान साहब को भी उनका मतलूबा ऑब्जेक्टिव हासिल होना चाहिए, इसलिए कि हम भी चाहते हैं कि वो आज़ादी मिलनी चाहिए और इस मार्च का कोई कंक्लूजन निकलना चाहिए, वरना इस मुल्क में इसके बाद कोई पॉलिटिकल तहरीक या कोई रिफॉर्म्स के लिए उठेगा नहीं। अगर ये तहरीक इमरान भाई नाकाम होती है ना जी, खुदा ना खास्ता, मुझे ऐसा लगता था नहीं, मगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको बताऊं, तो फिर इस तो बाद किसी ने हिम्मत कोई नहीं करनी, जितनी हिम्मत इमरान खान ने कर लीजिए, इस तो बाद इस तो ज्यादा हिम्मत कोई नहीं कर सकेगा। तो वो इमरान खान साहब को ऑब्जेक्टिव मिल भी जाते हैं इन इदारों ने, फिर भी कल पाकिस्तान की सिक्योरिटी का, पाकिस्तान की इज्जत का और पाकिस्तान के इस्तेहकाम का ज़ामिन होना है कि कख रह जान सारे देते बेहतर है, और वो ये चाहते हैं। मेरी इतला ये है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। जी आरिफ चौधरी साहब, अब मुकदमा अगर दर्ज नहीं होता तो केस तो कमज़ोर होता चला जाएगा, और कल जो वकील है मुलजिम का या मुजरिम का, वो ये कहेगा कि जनाब इन्होंने जानबूझकर फंसाने के लिए किया। बहुत सारे एविडेंसेस वहाँ मौके से गायब हो रहे हैं। इतनी सारी गोली चली है और एक आदमी के पिस्तौल से सिर्फ 8-9 गोलियाँ निकली हैं और 13 बंदों को वो लग भी गई हैं, और हर बंदे को किसी को 2 लगी हैं, किसी को 4 लगी हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? यानी इसकी इंक्वायरी, तफ्तीश ये किस तरफ जा रही है? FIR भी दर्ज नहीं हो रही है। इस मुकदमे का कोई वाली वारिस बनेगा या ये ख़त्म हो जाएगा ऐसे ही? ये मुकदमा, इसका अंजाम बिल्कुल सियासी होगा। इसका अंजाम कभी भी उस तरह का मंतकी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये लफ्ज़ कि इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, ये इमरान साहब, ये सारे के सारे लफ्ज़ जो हैं बिल्कुल बेवकत हो चुके हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं, हर शख्स को मालूम है। ये जो डिले लॉजिंग FIR है, ये भी एक ऐसी चीज़ है कि बाज़ औक़ात मैं हैरान होता हूँ, 40 साल की इस प्रैक्टिस में इसको जब देखता हूँ तो मुझे अजीब लगता है कि जिस मुल्क में एक शख्स FIR दर्ज, ये तो अब आपको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहा है ना, हर रोज लोग धक्के खा रहे होते हैं, कई दिन तक उनके कत्ल हो जाते हैं, पड़े हुए होते हैं, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही होती, और उसके बाद जब अदालत में केस आता है तो डिले इन लॉजिंग इन ऑफ FIR इज फैटल टू द प्रोसिक्यूशन। ये इतनी देर तक केस क्यों दर्ज ना हुआ? डिलिब्रेशंस के साथ हुआ, कंसल्टेशन के साथ हुआ, तो ये जनाब मशकूक है। हमें इससे गुजरना होगा। यहाँ ये तो खैर है सारी उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात, लेकिन ये मामला क्रिमिनल जस्टिस से हट के अदरवाइज मामला हमें इसको देखना होगा। एक बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कहते हैं कि उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाहस्त। आज मैं देख रहा था कि वो लोग जो आकर डिफेंड कर रहे हैं हुकूमत को, यानी हुकूमत को तो खैर क्या किसी ने डिफेंड करना है, वो जो बयानिया है उसे डिफेंड कर रहे हैं कि जनाब देखें ये जो था, ये साइफर जो था वो आया। यानी मैं हैरान हो गया कि एक वो मौलवी साहब जो है वो आके, जो नाम निहाद मैं मौलवी उन्हें समझता हूँ, हमारे तो खैर दोस्त है, आपके भी दोस्त है, सब उन्हें जानते हैं कि वो किस तरह हर गवर्नमेंट में होते हैं, किसके नुमाइंदे होते हैं। वो कहते हैं जी एक ही बात इसमें खतरनाक थी, और वो जो साइफर में ये लिखा हुआ था कि अगर यानी ये कामयाब हो जाती है तहरीक अदम एतमाद, तो फिर हम आपको माफ कर देंगे। यानी इसका मतलब ये है कि ये आपने फैसला कर लिया कि कितनी इसका क्या हिस्सा जिद्दत वाला था और क्या हिस्सा इज्जत वाला था। यानी अगर ना किया गया तो हम आपको आपका अंजाम क्या कर देंगे, ये बेइज्जती वाली बात नहीं है। और दूसरा यह है कि उसको तस्लीम कर दिया गया। तो इस तरह मैं आपको अर्ज करूं कि सारी चीजें अब तक मानी गई हैं। इब्तदा में यूं लगता था, कई दफा बहुत ज्यादा कोशिश की गई। मैं आपको अर्ज करूं, माजी में हमने देखा कि इस तरह के बयानिए जो थे वो कामयाब हो जाते थे, और हुकूमतें यानी मतलब जिनके खिलाफ ये बात की जाती थी वो बिल्कुल डिफेंसिव पे आ जाते थे। अब मामला ये हुआ है इत्तेफाक से कि जिसको डिफेंड करने के लिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट आई है, उनके पास उनके वो हमारे दोस्त पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ नहीं है। यानी अगर तो ये होता, उन्होंने कहा कि जी जमहूरियत की बका के लिए हम लेके आए हैं,
अगर तो ये जमहूरियत की बका होती तो पता ये चलता कि ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आया इक़्तिदार में, लोग सारे के सारे सड़कों पे आके दबाव डाल रहे होते कि जनाब बहुत शुक्रिया इन लोगों का जिन्होंने हमारी मदद की और हमारी जान छुड़ा दी। और उसके बाद फिर ये होता कि पाकिस्तान में इस हद तक तब्दीली आ चुकी होती कि हर दिन ये जो इनका कहना था, इनका मंत्रा था कि जनाब यहाँ तो महंगाई होगी, मारी की कौम, ये हो गया, वो चीजें नजर आ रही होती, फिर भी लोग कहते। लेकिन हर वो चीज जो हर आने वाले दिन में एक खौफनाक सूरत इख्तियार करती गई है, और उनका जो बयानिया इमरान खान का था वो ताकतवर होता गया। उन्होंने कहा कि ये इनका मकसद महंगाई खत्म करना नहीं है, इनका मकसद अपने केसेस खत्म करना है, और ये सारे इकट्ठे होकर ये चाहते हैं कि जो इन्होंने करप्शन की है वो सारी की सारी केसेस दफन हो जाए। और वो केसेस हमने दफन होते देखे, हमने मुल्क को डूबते देखा, पूरी कौम ने इनके सारी चीजें सामने देखी। तो इसके बाद अब मैं ये अर्ज करूंगा एक जुमले में, अब इनके लिए खुद हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जिसके लिए हम सारे कहते हैं कि भाई अल्टीमेटली स्टेक होल्डर तो वो है, पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी है, और मैं चाहता हूं कि उनके बारे में नेगेटिव राय ना आगे बने, तो उन्हें चाहिए कि वो जो कहते हैं कि रहने दे मेरे दिल में कोई बूंद लहू की, शायद तेरा नाखून कभी मोहताज हिना हो, खुदा के लिए ये जो कुछ थोड़ा सा बचा है इसे बचा लो, वरना ये चीजें हम सब के, हमारा तो पहले कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉब्लम जो मुझे समझ आ रही है ना, एक मुझे लेनी है यहाँ पे, मैं सदाकत अब्बासी साहब से भी बात करता हूँ वापस आके, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक। जो मुझे बात समझ आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ने पहले आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को पाकिस्तान के सबसे दो गलत इंसान साबित किया, और अब उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करें। तो इस तरह तो लोग और खिलाफ हो जाएंगे, पता नहीं कौन सोच रहा है और कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सदाकत अब्बासी साहब, आदम सवाती साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज भी आई कि वो जुडिशल एकेडमी का कमरा था जहां पे वो रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉजेस है वो नहीं था। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जुडिशल एकेडमी का वो कमरा पाकिस्तान की कानूनी और आईनी हुदूद से बाहर था? अच्छा इमरान साहब, बड़ी मज़े का खेज़ बात है, और जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं भी नहीं मानता था इन चीज़ों को कि हमारे इदारों में इतनी कमियां, इतनी खामियां हैं, लेकिन यकीन माने ने जैसे वो इमरान खान साहब कहते थे ना कि अल्लाह अल हक है, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हमारे सामने खुलती जा रही हैं। भले मैं कहता हूँ वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, भले वो सरकारी प्रॉपर्टी, फिर भी सरकारी प्रॉपर्टी हुई ना, सरकारी रिहाइशगाह थी, चले वो जजेस की रिहाइशगाह थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, और एक अलग डिबेट है कि जजेस को शायद खुश करने के लिए जुडिशल एकेडमी अल्लाह करे ना हो। नहीं, जुडिशल एकेडमी सरकारी बिल्डिंग है, मैं कहता हूँ भले वह सरकारी बिल्डिंग ना हो, क्या हमारे निज़ाम को शर्मिंदगी है कि एक आदमी जो 75 साल का है और उसकी जो एहलिया हैं जो नमाज रोज़े की पाबंद हैं, पर्दा वो करती हैं, तहज्जुद गुजार हैं, वो चाहे उनकी सरकारी इमारत थी या वो प्राइवेट इमारत थी, क्या ये कह देना काफ़ी है कि वो चूँकि सरकारी इमारत नहीं है इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई किसी की जो जिसने भी वीडियो बनाई है, कौन वो वीडियो बना सकता था, उसकी इंक्वायरी करना उनका फ़र्ज़ नहीं है? तो मैं तो वर्ताए हैरत में ही हूँ कि हम किधर जा रहे हैं। इमरान खान साहब पे हमला होता है और अगले 15 मिनट में वो हमला आवर टीवी पे आ जाता है, या FIR नहीं हो रही, जो ड्यू प्रोसेस है, क्या हमारी जो अदालतें हैं, इमरान खान अस्पताल भी नहीं पहुंचा और हमला आवर ने अपना इकबाली बयान फखरी अंदाज में पेश किया, इकबाली बयान दे दिया, और वो इकबाली बयान सब टीवी चैनल पे चल रहा है, यहाँ तो बड़े बड़े लोगों की बातें नहीं चल रही। तो क्या ये इशारे सबके लिए काफ़ी नहीं है कि पूरे निज़ाम पे हमारा एतबार उठ रहा है? खुदा न खास्ता मैं कभी ऐसी बात सोचो भी ना, लेकिन इमरान आपका और मेरा जो रिश्ता रियासत के इस एक रिश्ते में बंधा हुआ है, उसकी बुनियादें ये अदालती निज़ाम, आपका जस्टिस सिस्टम, आपके सिविल राइट्स, आपके हुकूक, यही तो आपका आईन और कानून तहफ़्फ़ुज़ करता है। यहाँ पे एक अफसोस होता है कि अभी तक अदालत ने इसका नोटिस नहीं लिया। लेकिन मैं एक सवाल और मैं जानना चाहता हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब आप सारे क्विकली एक सवाल का जवाब दे दें। 14 रुकनी कमेटी बनाई है,
आदम सवाती के पास ही वो वीडियो है और किसी के पास नहीं है, या जिन्होंने बनाई है उनके पास है, या जिन्होंने आदम सवाती की फैमिली को भेजी है, क्या उस 14 रुकनी कमेटी को वो वीडियो दिखानी पड़ेगी आदम सवाती को और पहचान करवानी पड़ेगी ये मैं और मेरी बीवी हैं? आगे कैसे बढ़ेगी इंक्वायरी? इसकी तो जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जुडिशल इंक्वायरी के लिए मेरा ख्याल है जब आजम सवाती जैसा दिलेर आदमी उसने अपने ये बात अगर टीवी पे आके कर दी है तो शायद अपनी इज्जत उसने बज़ाहिर कम की है, लेकिन आपकी और मेरी इज्जत के लिए और मुल्क के निज़ाम को ठीक करने के लिए आजम सवाती की ये कुर्बानी मेरा ख्याल है उसने उसका कद हमारे दिलों में बहुत बड़ा आप ये कह रहे हैं कि वो ये कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन मैं शेख साहब से जानना चाहता हूँ, शेख साहब मुझे फाइनली ये बताएं कि ये तो कमेटी कहेगी दिखाओ जी कौन सी वीडियो है, हमने इंक्वायरी करनी है। वो वीडियो तो सिर्फ या तो उनके पास है जिन्होंने बनाई, या उन्होंने इनकी बेटी को और बीवी को भेजी है। देखिए इमरान भाई, टेक्निकल बात तो ये है कि अगर हम इंक्वायरी डिमांड करते हैं और खसूसन इस लेवल पे डिमांड करते हैं तो फिर चाहे इंसाफ हो, चाहे प्रोफेशनल या टेक्निकल उसकी रिक्वायरमेंट हो, वीडियो तो बहरहाल किसी न किसी ने देखनी है जी, और देखने के बाद ही उसने फैसला करना है। उसके बगैर तो फिर जो अब सवाती साहब का अपना स्टैंड है वो किसी जगह पे नहीं रह जाएगा। वो कल कहेंगे कि जी देखो असी तो इंक्वायरी वास्ते बैठे सा, जैसे ऐसी मंगी एक भी खातून को शामिल नहीं किया गया। नहीं वो तो खैर उसमें एक भी तो अगर वो सेनेटर को शामिल जेंडर बैलेंस नहीं है तो बिल्कुल जेंडर बैलेंस का वो करना चाहिए, मगर वीडियो दिखाए बगैर तहकीक या तफ्तीश का जो डिमांड है वो भी मेरे ख्याल में वो भी एक स्टूपिड बात है। इसलिए कि अगर आप हकायक तक पहुंचना चाहते हैं और वो खत्म हो गया हमारे पास, वो खत्म हो गया हमारे पास, लेकिन मैं जाते जाते उसमें कि आजम सवाती वाला जो केस है ना, इसने हमारे सारे निज़ाम को और हम सबको नंगा कर दिया। वो जिनको 70 साल से लोगों को नंगा करने का शौक है ना, उनको भी नंगा कर दिया आजम सवाती वाले केस ने। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।